नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। दर्शकों, अपनी रिपोर्टिंग के दिनों में मैं सुना करती थी एक वाक्य। राजनीतिक पार्टियों की रैली में नारे लगा करते थे, दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है। 2024 में दिल्ली के लिए फिर से फाइट शुरू हो चुकी है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर तरफ से आवाज उठ रही है। इस आवाज में एक कॉमन बात यह है कि सबका मुकाबला होगा तो मोदी से। मिलकर मुकाबले की बात जरूर हो रही है, लेकिन इस जॉइंट फाइट की लाइन में सबसे आगे कौन सा शख्स होगा, इस पर विपक्ष अभी तक एक मत नहीं है। मोदी से मुकाबले को लेकर दो नए बयान फिर से सामने आ गए हैं। पहला बयान फिर से नीतीश कुमार का आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट करने की बात कही। दूसरा बयान ममता बनर्जी के बेहद करीबी और राजनीतिक सलाहकार माने जाने वाले सौगत राय का बयान है, जिन्होंने कहा है कि विपक्ष को एकजुट ममता करेंगी। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का 2024 को लेकर यह दूसरा बयान है पिछले 48 घंटों में। इससे पहले जिस दिन उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार की शपथ ली थी, उस दिन उन्होंने कहा था कि वो रहें या ना रहें, 2024 में मोदी नहीं होंगे दिल्ली की कुर्सी पर। अब ये चेतावनी है या ये उन्होंने खुद फैसला किया है, ये तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि वो सबको एकजुट करेंगे, लेकिन मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है। मोदी को चुनौती चारों दिशाओं से मिल रही है। उत्तर में नीतीश कुमार है तो दक्षिण में केसीआर है, पूरब में ममता बनर्जी हैं तो पश्चिम में शरद पवार हैं, और सेंटर में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी पिछले 2 टर्म से हो ही रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में आज पब्लिक का सवाल यही है कि मोदी से मुकाबला है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मुकाबले का नेता कौन है, ये कौन बताएगा? नीतीश के बाद ममता की ओर से भी 2024 के लिए दावा ठोका गया। इस रेस में और कौन कौन शामिल है, यही है आज पब्लिक का सवाल। बीजेपी के साथ रहकर खामोशी से रहने वाले नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं, खुलकर बोल रहे हैं। 48 घंटे में 2024 को लेकर नीतीश कुमार के 2 बयान सामने आ चुके हैं। आज उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप मना करें, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे। सुना आपने, पीएम कैंडिडेट वाले सवाल पर हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, और विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात भी कह रहे हैं। अब मैं आपको एक एक कर विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के कितने दावेदार हैं उनके बारे में बताती हूं। सबसे पहले बात नीतीश की, जिन्होंने आज भी ये कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे। कितना कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। नेशनल लेवल पर वो पार्टी का विस्तार कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को अपने पाले में मिलाया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को वो पार्टी से जोड़ने में जुटी हुई है।
इनके अलावा राहुल गांधी हैं जो 2014 से ही पीएम कैंडिडेट के दावेदार रहे हैं। इस बार भी वो मोदी के सामने होंगे, ये तय है कम से कम कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उनकी स्वाभाविक दावेदारी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती दिख रही है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के दावेदार टीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी हैं जो खुद को नेशनल फेस बनाने में जुटे हुए हैं। केसीआर तेलंगाना के अलावा जहां भी जाते हैं हिंदी में बोलते हैं। कम से कम उनकी ये बातें देश भर में समझ आए, ऐसा उनका प्रयास है। राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने खुलकर पीएम मोदी पर हमला किया था। इनके अलावा आप देखें तो पश्चिम में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी लंबे समय से पीएम कैंडिडेट माने जाते रहे हैं। 2019 में बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। अब बीजेपी से नाता तोड़कर बिहार में बनी नई सरकार को भी पवार ने नीतीश का राइट चॉइस बताया। तैयारी सबकी है, लेकिन कौन कितने पानी में है इसके लिए जरूरी है कुछ चीजें डेटा के जरिए मैं आपके सामने रखूं। और स्टेट वाइज अगर आप देखें जिन राज्यों में सीएम या नेता पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं वहां उनकी स्थिति बीजेपी के सामने कैसी है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की 34 सीटें थी और बीजेपी की बस सिर्फ 2। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां 900% फायदा हुआ था। ममता की 12 सीटें कम हो गई थी और बीजेपी को 18 सीटें आ गई थी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2014 में तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 81% था और बीजेपी सिर्फ 5% की स्ट्राइक रेट पर थी। लेकिन पूरा खेल बदल गया 2019 में जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 43% हो गया और तृणमूल कांग्रेस 52% पर आ गई। अब लोगों की दिलचस्पी यह है कि 2024 में बंगाल में सबसे पहले क्या होगा। 2019 के चुनाव के आधार पर इसे देखें तो टीएमसी, कांग्रेस, बीएसपी, लेफ्ट सबको मिलाकर वोट शेयर 56.5% के करीब है और बीजेपी अकेले करीब 41% के आसपास। यानी 2024 में अगर बंगाल में विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी को घाटा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है लेफ्ट और कांग्रेस क्या ममता के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे और क्या एक दूसरे के साथ असेंबली में जो प्रतिद्वंदी रहते हैं वो लोकसभा चुनाव में साथ आएंगे। बड़ा सवाल है क्योंकि चुनाव में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ गणित नहीं होता, केमिस्ट्री भी जरूरी है और केमिस्ट्री इन पार्टियों में शायद उतनी अच्छी नहीं। इसी तरह बिहार का अगर डेटा देखें तो 2014 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 73% था जो 2019 में 100% हो गया। लेकिन अब चूंकि वहां सारा विपक्ष एक साथ आ गया है तो 2019 के चुनाव के आधार पर अगर इनका वोट शेयर देखें तो करीब 50%, दूसरी तरफ बीजेपी और एलजेपी को मिलाकर वोट शेयर 33%। यानी 2024 में अगर यही समीकरण रहा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन ये अनुमान एकदम सही हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सियासत में जैसे मैंने कहा गणित हमेशा जरूरी नहीं होता है, केमिस्ट्री भी जरूरी होती है। फिर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए। 2014 में यूपी में विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और वोट शेयर करीब 50% और बीजेपी 43%। लेकिन 2019 में विपक्षी पार्टियां साथ भी आ गईं तो भी उनका वोट शेयर 6% घट गया। वहीं बीजेपी 1% ज्यादा हो गई। केमिस्ट्री का कमाल। मतलब विपक्ष के एकजुट होने के बावजूद बीजेपी भारी पड़ी दोनों यूपी के लड़कों पर। हाल ही में दोनों यूपी के लड़के तब नहीं थे, तब बुआ और भतीजा थे। हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी आपने देखा कि विपक्ष के तमाम प्रयास के बावजूद रिजल्ट मोदी के फेवर में ही आया।
विपक्ष के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सियासी समीकरण बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इससे आगे अब चर्चा 2024 की हो रही है। विपक्ष ने अपने अपने पीएम कैंडिडेट की बात कर दी। ऐसे में आज पब्लिक का यही सवाल है कि 2024 में विपक्ष को एकजुट करेगा कौन? नीतीश, ममता, केसीआर या पवार? सवाल नंबर 2, क्या विपक्ष ने मान लिया है कि 2024 में राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बनने के काबिल नहीं है क्योंकि 2 बार हार चुके हैं? और पब्लिक का तीसरा बड़ा सवाल, क्या एंटी मोदी कैंप सिर्फ इस नाम पर बन रहा है कि उन्हें मोदी को रोकना है, हराना है? तो यही है आज पब्लिक के सवाल और आइए इन सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ, राजीव रंजन जेडीयू के लीडर हैं, कार्तिक रेड्डी टीआरएस के प्रवक्ता हैं, रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी जी को, जो सांसद है राज्यसभा के और बीजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार सुधांशु जी और आपका स्वागत है आज टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो तमाम अटकलें लग रही हैं, लाइनें फिर से बननी शुरू हो गई है कि 2024 में मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा। आज नीतीश कुमार, कल ममता बनर्जी, इस तरह के नाम आ रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष नो कॉन्फिडेंस इन राहुल गांधी एक्सप्रेस कर रहा है या विपक्ष ये देख रहा है कि कोई भी हो बस मोदी को हराना है और राहुल से हो नहीं पाएगा तो हम सबको कोई दूसरा पैंतरा ढूंढना पड़ेगा? देखिए नाविका जी, है कि हिंदी में ग्रामीण अंचलों की कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। मतलब एक से एक पहलवान मौजूद हैं लड़ने के लिए, बाहर नहीं तो घर में ही आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो 24 की लड़ाई मोदी जी से तो बहुत दूर की बात है, पहले आपस में लड़ाई होगी इस बात को तय करने के लिए कि कौन मोदी जी से लड़ने के लिए तैयार माना जाएगा। तो ये विपक्ष की स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही। और मैं अगर सीरियस नोट पे बात कहूं, कोई भी गठबंधन तभी सफल हो सकता है जब कोई राष्ट्रीय दल उसका आधार हो, क्योंकि एक साइंस का सामान्य सिद्धांत है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए जिसका इंपैक्ट उस पूरी बॉडी पे हर जगह होना चाहिए। अब वह स्थिति सिर्फ कांग्रेस की हो सकती है, परंतु कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा है कि विपक्ष में इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी हों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हों, या अब बिहार में नीतीश बाबू हों या केसीआर हों। आपको लगता है क्या ये राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं? तो जो पार्टी बड़ी है उसका नेता छोटा है और जिनकी पार्टी छोटी है वो नेता बड़े हैं। यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे जितने भी मित्र लोग बैठे हैं बता दें, भारत के राजनीतिक इतिहास में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली गठबंधन सरकारें केवल वही रही हैं जब किसी राष्ट्रीय दल ने उसका नेतृत्व किया हो। अन्यथा कोई भी गठबंधन सरकार अगर बनी है तो कार्यकाल तो छोड़िए, वो 1 साल नहीं पूरा कर पाई है। चाहे वीपी सिंह जी की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, देवगौड़ा जी की सरकार, गुजराल जी की सरकार। तो मेरे विचार से वो जितने भी प्रकार के प्रयोग हैं, सबको अपनी अपनी हसरतें निकालने का एक मौका है कि कम से कम वो ये कहने में सफल हो जाएं कि हम भी एक उम्मीदवार थे। परंतु देश की जनता ने, चाहे अभी जो सर्वे आया है अथवा जो निरंतर 10 वर्षों से सर्वे आ रहे हैं 2013 ऑनवर्ड्स, उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत स्पष्ट, एकमेव क्लियर कट है। और एक भी किसी सर्वे में पिछले 10 साल में मोदी जी 50% के नीचे नहीं आए, यानी आधे में हम और बाकी सब में सब मिला के बंटवारा है। यानी हम एक लाइन में कहेंगे, जो हमारे कहा जाता है कि 100 में 60 हमारा है और बाकी में बंटवारा है। रिजू दत्ता जी, मैं आपसे शुरू करती हूं। और रिजू दत्ता जी, ममता जी बंगाल की बड़ी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की उम्मीदवार भी हैं, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि नहीं प्रधानमंत्री बनने की, इस पर सवालिया निशान है। मैं आपको पूछना चाहती हूं कि क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगी पीएम कैंडिडेट में, या राहुल गांधी क्या ममता बनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? तभी तो बात आगे बढ़ेगी ममता बनर्जी से। आपके 60 सेकेंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, देखिए 2024 में विपक्ष का उद्देश्य क्या है? बीजेपी को हराना और मोदी जी को हराना। और इस उद्देश्य में मोदी जी और बीजेपी को हराएगा कौन?
तेलंगाना में केसीआर, बंगाल में ममता बनर्जी, बीजेपी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यूपी में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में स्टैलिन, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस भारत में जहां भी उनका 1:1 फाइट है। तो ये विपक्ष एक साथ मिलके, एकजुट मिलके काम करेगा तो बीजेपी 2024 नहीं जीत सकता। इसका ऐलान ममता बनर्जी ने 2022 की 21 जुलाई के मंच से उन्होंने कर दिया है। अब रहा बात कि उम्मीदवार कौन है, चेहरा कौन है, तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो आंदोलन का इतिहास, बिना गठबंधन के सरकार बनाने का इतिहास और 1:1 फाइट में जहां मोदी जी को लेके और मोदी जी की पूरी आर्मी को लेके अगर किसी पार्टी और किसी नेत्री ने धूल चटाया है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। पर हम लोग जनहित में और हम लोग संविधान के हित में काम करना चाहते हैं। आगे हम यही सोचते हैं कि अगर क्षेत्रीय दल एकजुट के मिलकर काम करे तो 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस देश से। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रिजू दत्ता जी से मैं कहना चाहूंगा, बहुत दिन बाद सुनी गई कि हम बंगाल में हार गए। अरे भैया, आप भूल गए, केवल 10 साल पहले चाइना के अलावा अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेफ्ट के रूल में थी तो वो वेस्ट बंगाल था। आज वो साफ, कांग्रेस साफ। हम 2 सीटों से 77 पे आई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मान्यवर। 38% वोट हमें मिला, आपको मिला 48%। और अन्यथा मत लीजिएगा, हमारा बयान नहीं है, आपके स्ट्रेटेजिस्ट का बयान था कि आपकी गिनती 30 से शुरू होती है। इसका मतलब अगर माना जाए तो हमें 38 मिला, आपको 18 मिला। बस 5% वोट का इधर उधर होना है, फिर सारा का सारा समीकरण उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतनी भी आपको खुशफहमी नहीं रखनी। आ रही हूं, बंगाल से आगे भी देश है तो उनसे भी बात करना जरूरी है। तहसीन पूनावाला, आपने एक बात जरूर गौर की होगी जब रिजू दत्ता जी बोल रहे थे। उन्होंने शुरू किया तेलंगाना में केसीआर, बिहार में नीतीश और तेजस्वी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश। मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिया। मैंने बोला, बिल्कुल बोला, कांग्रेस का नाम लिया। मैंने बोला कांग्रेस पूरे देश में जहां जहां लड़ेगी वो उनको हराना है, कांग्रेस को भी। अच्छा, तो कांग्रेस आपको पीएम कैंडिडेट के रूप में मंजूर है? पीएम कैंडिडेट कौन होगा वो विपक्ष तय करेगा, बट कांग्रेस भी जहां जहां लड़ेगी बीजेपी से, उनको भी बीजेपी को हराना है। उन्हें कहा कांग्रेस के बारे में तो तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए, जब केसीआर जी हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी को आगे आना पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी को भी अब आगे आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी जी की पिछली 2 बार की परफॉर्मेंस पे ये रिफ्लेक्शन है कि नहीं? मैं रिजू जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो देश का अगला प्रधानमंत्री है वो विपक्ष के एमपीज तय करेंगे जो उस वक्त सरकार के अंदर होंगे। और गांधी परिवार ने पिछले 40 वर्ष से प्रधानमंत्री के पद पे नहीं बैठे। सोनिया जी ने इस पोस्ट को का बलिदान भी दिया है और उन्होंने सोचा है कि मनमोहन सिंह जी जो देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बने। यही घमंड भाजपा का जो है आज के हमें कोई नहीं हरा सकता, यही घमंड कौरवों का था। और याद रखिए सुधांशु जी कि पांडवों की सेना छोटी थी, दुर्योधन को भी लगता था कोई नहीं हारेगा, लेकिन जो हश्र दुर्योधन का हुआ कुरुक्षेत्र के रण में, वही राजनीतिक हश्र भाजपा का होने वाला है। मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत के बच्चे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल हो, कुछ वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो 2024 में होगा सुधांशु जी, 2024 में होगा। भाजपा को पब्लिक टाटा करने वाली, हमारा गठबंधन पब्लिक के साथ है। आप इसकी, हमारा गठबंधन किसके साथ है उसकी चिंता मत करिए, हमारा गठबंधन पब्लिक के साथ है। चलिए, कार्तिक रेड्डी जी हमारे साथ है। और कार्तिक रेड्डी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या केसीआर जैसे सीनियर नेता राहुल गांधी की छत्र छाया में या ममता बनर्जी की छत्र छाया में एक यूनाइटेड ऑपोजिशन एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या केसीआर जैसे एक्सपीरियंस लीडर जो यूपीए की सरकार में पहले थे, बाद में अलग हो गए, अब उसी यूपीए के अंदर सोनिया गांधी की अध्यक्षता और राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इतने सारे जो नाम निकल कर आ रहे हैं, इनमें से प्राइम मिनिस्टर फेस बनेगा कौन? नमस्कार नाविका जी, मैं एक बार सुधांशु जी और बीजेपी के जो भी प्रवक्ता इस चीज की जो घमंड बताते कि जो 2024 में इनको कौन सी की कंपटीशन नहीं रहने वाली है,
मैं इनको हिंदुस्तानी सियासत की इतिहास याद करना चाहता हूं। इमरजेंसी के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी यही सोच थी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई सी भी पार्टी नहीं थी। मैं ये भी याद करना चाहता हूं, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे भारत देश के, शायद मैं सोचता हूं कि राजीव गांधी जी की भी यही सोच थी, क्या हमारी कोई सियासती पार्टी है ही नहीं दूसरी तरफ कोई हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। मैं हिंदुस्तान की सियासत की इतिहास साफ साफ बताती है, जब कहां भी जरूरत है कि हिंदुस्तान के लोग खुद एक ऑपोजिशन पार्टी बन के सामने आएंगे और खुद एक नेता बनाएंगे। मैं और एक बात साफ बताना चाहता हूं, वो मेरी सोच है। 2024 की चुनाव एक इंडियन इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री के एक वाटरशेड मूवमेंट होने वाली है। किस तरह 1971 की इलेक्शन आफ्टर श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स पूरा लेफ्ट सोशलिस्टिक और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तरफ मुड़ गई थी, वही तरफ मैं बताना चाहता हूं 2024 में भी इंडियन इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री की एक वाटरशेड मूवमेंट होने वाली है। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं नाविका जी, लास्ट 8 इयर्स में 10 साल में 2024 में जब प्रधानमंत्री बनने की जरिए कैंपेन में जब थे, क्या क्या वादा इस देश से करे थे। 2 करोड़ नौजवानों की रोजगारी की बात करे थे। 15 लाख रुपए हर गरीब की अकाउंट में काला धन जमा हो जाएगी, इसकी बात करे थे। इंडियन इकोनॉमी बनेगी $5 ट्रिलियन की, इसकी बात करे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं सुधांशु जी को, क्या आप पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस की बात करेंगे या उनकी बुनियाद पे वोट पूछेंगे या पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जेंस की? आज क्या हाल है, आज इन्फ्लेशन की क्या हाल है, प्राइस राइज की क्या हाल है, रुपये की क्या हाल है। आज हिंदुस्तान के सामने एक वाटरशेड मूवमेंट की एक प्रश्न आ गया है ऐसा कि इंडिया हैज टू डिसाइड वेदर वी हैव टू गो टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जेंस और पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस होगा, पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी खत्म हो रही है। लास्ट इलेक्शन में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी चुनाव हारी, तो वहां पे आप देख लीजिए बादल परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, यूपी में यादव परिवार, लालू जी का परिवार बिहार में, इवन आपके राज्य में मुख्यमंत्री जी की बेटी, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी का बेटा, चाहे देवेगौड़ा जी के बेटे, चाहे अशोक गहलोत जी के बेटे। पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस आ रही है, पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी खत्म हो रही है। हाँ, एक बात मैं कह दूं, कार्तिक जी ने कहा घमंड की तो समस्या है, मतलब इतना घमंड सब में आपस में है, कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि एक भी पार्टी कभी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो फिर चाहे मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, राजनारायण जी या जगजीवन राम, नीलम संजीव रेड्डी जी या देवराज अरस, आपस में ही तो घमंड में सब टूट गए थे। जिस समय जनता पार्टी टूटी थी, अटल जी की कविता की वो पंक्ति बताता हूं, वही हश्र होने की बात है। उन्होंने दुखी होकर कहा था, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो यही समस्या होगी, अपने आप को दिखेंगे पर अपनों के मेले में सच्चा मित्र कोई नहीं दिखेगा आपको। सच्चे मित्र की बात हो रही है तो राजीव रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी मित्रता है किससे? क्योंकि 8 बार जब शपथ ले चुके हैं नीतीश जी, उसमें मित्र कई बार बदले। 2 साल पहले कोई, उसके बाद कोई, और एक बार जब साथ छूटता है तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से, अब वही लोग आकर गले लग जाते हैं। और आप कहते हैं कि अहंकार नहीं है आपको, तो किस तरह से आप इस तरह की चीजें कहते हैं जब आपका साथ छूटता है? तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर अहंकार नहीं है तो कहां से आया ये प्रधानमंत्री बनने का सपना? क्योंकि सीटें तो आपकी कम होती चली जा रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो। तो क्या बिना सीटों के, बिना जनादेश के कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए नाविका जी, इसके पहले एक बहस में मैंने आपको आपके सवालों का काफ़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया था। ये सवाल क्यों क्षेत्रीय पार्टियों से ही पूछा जाता है
कि आपने पाला बदला, आपके साथ कल कोई और था, आज कोई और है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी क्यों नहीं बता पाती है कि एनडीए के 2.5 दशक के सफर में स्थापना काल से लेकर आज तक कौन ऐसा है जिसको इन्होंने नहीं ठगा, नहीं डसा। तो मैं तो बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ मैं आऊँगा, इसलिए कि उस पर विस्तार से मैं जाऊँगा तो फिर पीडीपी से लेकर नवीन पटनायक और शिवसेना से लेकर कई तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो घटनाएं हैं, मैं तो कहूँगा राजनीतिक हादसा मैं कहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एक ऐसी अविश्वसनीय पार्टी है कि आप जिस दिन जुड़े 20 में नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार बनाया और साथ में चिराग पासवान के पीठ पर हाथ रख दिया कि लड़ करके इन्हें नुकसान पहुंचाइए, ये 2M दर्जे की पार्टी बन जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा सीटें, ज़्यादा मंत्रिपरिषद में बर्थ मांगेंगे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांगेंगे। सरकार बनने के बाद जिस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री आपके होंगे और ज़्यादा मंत्री आपके होंगे, उसके गवर्नेंस पर आप लगातार सवाल उठाएंगे। अब पहली बात। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, किसी नेता ने ये कहा कि मुझे खुद प्रधानमंत्री बनना है। हम ये मानते हैं, हर दल के नेता को ये लगता है, उनके प्रवक्ताओं को भी लगता है कि उनके नेता में असीम संभावनाएं हैं। जैसे हमारी पार्टी का मानना है कि निसंदेह नीतीश कुमार जी ने 40 वर्षों के संसदीय जीवन में बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, राज्य के अनेक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने गवर्नेंस की एक छाप छोड़ी है। अब जहाँ तक छोटी पार्टी का सवाल है, घटते जनादेश का सवाल है, मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन ताज़ा हालात क्या हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स सामने रख दिए हैं। बिहार में 50% से ज़्यादा का वोट शेयर हमारा है और एक ग्रैंड अलायंस जमीन पर खड़ा हो चुका है, जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कांग्रेस है, जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस वाली लेफ्ट है और बिहार की सबसे ताकतवर 2 क्षेत्रीय पार्टियां और अन्य 3 पार्टियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का सपना तो मत पालिए और 300 सीटों पर आप हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ साथ केसीआर की पार्टी से यहाँ बैठे हैं और मैंने काफ़ी अच्छा विश्लेषण उनका सुना। जो हालात हैं, मैं डंके की चोट पर आपको कहूँगा और ये आर्काइव में रखिएगा, 2024 से इन्हें 400 सीटों की उम्मीद थी, 225 ले आएंगे तो मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी होगी। और देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि अंधेरे में सिल्वर लाइनिंग, जब आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर खतरा है, इंस्टीट्यूशंस को सैफ्रनाइज किया गया है, फौज के पूरे बनावट पर आज कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगा दिया है। आपको राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा, देश की जो विरासत है देश के इतिहास के साथ, आईसीसीआर से लेकर आईसीएचआर से लेकर तमाम उन इंस्टीट्यूशंस को आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भगवाधारी हैं उनके हवाले कर दिया। ये बात आपको पहले 17 साल के साथ में नहीं समझ आई और 2 साल आप इनके साथ सरकार चला चुके, तभी भी आपने नहीं सोचा कि अगर इसमें मान सम्मान नहीं है, 2 मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जाएगा तो हम नहीं बनाएंगे। आप तब नहीं निकले। आप निकले कब? अब जब आपको पार्टी टूटने का या आपकी पार्टी में हलचल होने का अंदेशा हुआ। सुधांशु जी, देखिए, मैं बात थोड़ी गंभीरता से कहूंगा राजीव रंजन जी से। देखिए, नीतीश कुमार जी ने मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए, फिर सुधांशु जी से ले लीजिएगा। अच्छा, बोल लीजिए, क्योंकि आपके सवाल नए हैं। बोलिए। सवाल आपके नए हैं, मैं अनुमति चाहूंगा, मुझे 30 सेकंड केवल दीजिए। जी लीजिए। देखिए, पार्टी टूटने का डर, जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वो बात आपने कह दी। ये तो सच है, ये पार्टी तोड़ना चाहते थे, महाराष्ट्र को दोहराना चाहते थे। तो क्या राजनीतिक दलों को मोदी जी की मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करनी चाहिए, महंगाई की चिंता नहीं करनी चाहिए, जीएसटी की चिंता नहीं करनी चाहिए, देश का इतिहास बदलने की चिंता नहीं करनी चाहिए? आप जो लोग 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराए, वो तिरंगा के सवाल पर देश में लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता के लिए
या ललन खुद सिंह के जी ने आपकी आस्था और पार्टी विश्वास टूटने के का लिए आरोप लगाया, जो मैंने वो स्वयंभू उठाया। ठेकेदार है छोटी भारतीय पार्टियों जनता की पार्टी, बात आप मुझ पर उससे- आरोप लगा रहे हैं। छोटी पार्टी सिर्फ सीट के हिसाब से कह रही हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में नहीं। गणित जरूरी होता है। लेकिन अब देखिए। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, राजीव जी मैंने सुनिए। छोटी पार्टी वाली नहीं नहीं, बात कही ही नहीं। आप सुन लीजिए। अब आपने अपनी बात कह ली, मैं बताता हूं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने इससे पहले जब 2 बार अपना स्टैंड चेंज किया था, तब एक सैद्धांतिक आवरण दिया था। जब हमसे अलग हुए थे तो उन्होंने एक सैद्धांतिक आवरण दिया कि हिंदुत्व की राजनीति से किनारा करना था। जब वो राजद से अलग होकर हमारी तरफ आए तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की राजनीति से किनारा करना है। पहली बार वो मौका आया है जब नीतीश कुमार जी कोई सैद्धांतिक आधार नहीं बता पाए। उन्होंने सिर्फ कहा, अहम भाव की बात कही कि भाई हमें लग रहा था कि हमारे साथ सम्मान नहीं हो रहा था। और मान्यवर, अगर अहम भाव की बात आएगी तो आज के जो आपकी दूसरी पार्टी है राजद, उसके अंदर ज्यादा बड़ा अहम भाव है। याद रखिए, आपने कहा हम अविश्वसनीय थे, तो मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, जब हमने गठबंधन किया था 25 साल पहले, समता पार्टी की 7 सीटें थी, भाजपा की 42। पूरे 15 साल लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष हमारा था। पहली बार जब शपथ ग्रहण किया, सुनिए, सुन लीजिए भाई, अरे नीतीश कुमार जी ने तब भी हमारी सीटें ज्यादा थी, हमने बड़ी सीट होकर आपको किया, कोई बात नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज आपने, अरे भाई आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया भाई, आपने समय मांगा, मैंने वो भी दे दिया। आप क्यों अपने अपने टर्न पे बोलिए, बेहतर रहेगा। आपने विस्तार किया है, मैं आपका ज्ञान परिमार्जित कर रहा हूं, चूंकि आप एक बौद्धिक हाँ, नहीं बताइए क्या मैंने गलत बोला? मैंने क्या गलत बोला? केवल 60 के दशक 15 साल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था कि जदयू का था? लालू प्रसाद यादव जी के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन, आप उन सब में अमर लत्ते की बेल की तरह आप थे। आपने हमसे पोषण लिया, अपना विस्तार किया। ओहो, 42 सीटें हमारे दम पे थी, 7 सीटें आपके। छोड़िए उस विषय सवार हुए, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं। अरे एक मिनट में एक बात पूरी कर दूं। राजीव रंजन जी, राजीव जी एक बात मैं पूरी कर लूं। देखिए, आप बोल रहे थे डिस्टर्ब नहीं किया, गलत तरीका है। अब आप बीच बीच में बोलने लगे। मैंने सिर्फ फैक्ट रखा है, पोषण किसने लिया है जनता को तय करने दीजिए। मुझे गलत 15 साल जिसका नेता प्रतिपक्ष रहा, जिसकी संख्या ज्यादा रही, पहली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी हमारी संख्या ज्यादा थी, आखिरी बार बने तब भी हमारी संख्या ज्यादा थी। अब ये जनता को तय करने दीजिए ना, किसने किससे पोषण लिया, किसने किसका शोषण किया। मगर आप आश्वस्त रहिए, जिसने हमको झटका दिया, जनता क्या तरीका है? राजीव रंजन जी, आप कहा मुझे बीच में बोलेंगे तो दर्शक सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आप कृपया उनको बोलने दीजिए। आपने कहा मुझे और बोलने दीजिए, मैं उस पर भी चुप हो गया। अब आप बोलने नहीं दे रहे, बात गलत है। मैंने सिर्फ यह कहा, मान्यवर, हमने कई दलों के साथ गठबंधन किया और बड़ा होने के बावजूद हमने उनका मुख्यमंत्री बनाया। सिर्फ आप ही को नहीं, मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 67 सीटें थी, 177 हमारे। जेडीएस को याद करिए कर्नाटक में, और चाहे शिवसेना को। मगर जिसने हमको छोड़ा, देख लीजिए क्या हुआ। और अंत में ऑन लाइटर नोट एक बात कह दूं, चचा भतीजा का गठबंधन बना है, पर भतीजा कई बार बहुत बड़ी समस्या होता है मान्यवर। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए चचा भतीजा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में देखिए चचा भतीजा में क्या हुआ था, भतीजा बंगाल में भी समस्या है। आपके यहाँ भतीजा, आपके यहाँ ही पासवान जी की पार्टी में चचा भतीजे में क्या हुआ। अब चचा भतीजा आए हैं तो एक ही लाइन कहूंगा, पुरानी फिल्म का गाना था कि तोते से बोली मैना, बुजुर्गों का कहना, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो ध्यान रखिएगा, चचा भतीजे का समीकरण पूरे भारत की राजनीति में बहुत सुखद परिणत वाला नहीं रहा। बिल्कुल, सारे पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, मैं सबके पास आ रही हूं। लेकिन सबसे पहले जो लोकतंत्र में होता है वो होता है डेटा। और संजय कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वोट शेयर के हिसाब से प्रेजेंट, माफ कीजिएगा डिस्कनेक्ट हो गए। रिजू दत्ता जी, आप हाथ उठा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे सुधांशु जी से, जवाब आप सवाल। मैं सुधांशु जी का सारा बात सुना। उन्होंने भतीजा भतीजा कहा। सबसे देखिए, सबका भतीजा खराब है, सिर्फ सुधांशु जी का भतीजा ही अच्छा है, जिनका 16,000 करोड़ का कंपनी बन गया कोविड में, और बाकी सबका भतीजा खराब है। उनसे ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि वो सुधांशु जी के भतीजा है, जयशाह जी। ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाया 8 साल में। 8 साल में मैं महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति किसी पे बात नहीं उठाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 2024 की लड़ाई है जब देश की जनता के लिए, देश के संविधान के लिए। और सुधांशु जी की जुबान में देश की जनता का 2 लाइनें हैं, मैं उनको सुना देता हूं बस। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है,
नादाना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। अरे तलवार तुझे भी झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। वाह, ये किसके लिए बोल रहे हैं? अपनी पार्टी के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। देश की जनता आपकी पार्टी को कह रही है। ये बहुत अच्छा आपने वाक्य बोला है। ये लगभग हर पार्टी के अंदर लागू होता है। मैंने उत्तर से दक्षिण तक जितने नाम बनाए हैं सब जगह है। इसीलिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने अस्तित्व के 20 साल पूरे कर पाई हो। नाम बताइए कोई पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस हर 20 साल में एक बार विभाजन न हुआ। 1885 से आज तक, 1885 से आज तक, और बाकी पार्टियां बताइए 20 साल में ना हुआ। सुधांशु जी, मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, आपने गिनवा दिया सारे पार्टियों को, आपने सीट दे दे के मुख्यमंत्री बनाया। अगर आप में इतना दमखम था तो क्यों जोड़े उन लोगों को? बीजेपी अपना सरकार बना लेती। और मैं एक छोटी सी पार्टी से आता हूं, तृणमूल कांग्रेस बोल के, जो 3 बार अपनी सरकार बनाई है, और हमें गठबंधन का जरूरत नहीं है। और जब आपकी पूरी सेना आ गई थी यहाँ पर, आपको गठबंधन की जरूरत नहीं है, आपको गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो आप क्या लोकसभा में 272 सीटें अकेले ला सकते हैं? आपने कहा हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। भाई 2024 में अगर प्रधानमंत्री बनना है किसी को भी विपक्ष से, तो गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। तो ये अहंकार नहीं है। आप दूसरों को अहंकारी कहते हैं, ये अहंकार नहीं है। नाविका जी, प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में क्या फर्क है वो मेरे से बहुत ज्यादा आप जानते हैं। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? नहीं, आपने कहा राजनीति कोई भी हो, रिजू दत्ता जी, राजनीति कोई भी हो, आपने जनता का सवाल उठाया, तो जनता के सवाल पर, आज जनता के सवाल पर जवाब दे दीजिए कि वो जो नोटों के बंडल निकल रहे थे, वो जनता के साथ क्या न्याय था? वो जो नौकरी, जो बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का ट्रेड किसने किया? वहां पर व्यापार कहां से हुआ? बंगाल में। और वहां तो मैं आपके प्रदेश की ही बात कर रही हूं, वहां तो मैं किसी भी दूसरे सरकार की या दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। तो ये तो बता दीजिए कि कितना आप जनता को समर्पित है। मैं जवाब दे देता हूं। जब जनता ने हमें तीसरी बार चुना, पार्थो चैटर्जी के किसी पहचान से इतने नोट आए। अब मैं सीबीआई ईडी ना हूं, ना मैं अदालत हूं, अभी तक वो दोषी है निर्दोष है हमको भी नहीं पता, वो नए अदालत तय करेगी। पर तृणमूल कांग्रेस ने 7 दिन के अंदर बंगाल की जनता का आवाज सुन के उनको सिर्फ कैबिनेट से नहीं, पार्टी से भी बहिष्कार किया है। एक दिखा दीजिए, आज सुबह सुधांशु जी माननीय सांसद यहाँ पर है, उनके यूनियन कैबिनेट में जितने मंत्री बने बैठे हैं उनमें 39% के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। वो आज देश के मंत्री हैं, उनके जो सबसे बड़ा नाम है और एक चेहरा नहीं, आप बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। आपने पार्थो चैटर्जी को निकाल दिया, लेकिन पार्थो चैटर्जी ने जिनसे पैसे लिए उनको नौकरी तो नहीं मिली ना। जनता को ठगा तो है ना, ये तो आप मानेंगे। मैडम उन्होंने जनता को ठगा है या नहीं है, ये शायद आप बोल सकते हैं, बीजेपी बोल सकती है, या सीबीआई या कोर्ट बोल सकती है। मैं तो नहीं बोल सकता, मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो निकाला क्यों? क्योंकि जनता ने हमें सर उठा के जो वोट दिया है, दोनों हाथों से उनकी आवाज सुन के हमने डिसीजन लिया। चलिए, अब मैं पूछती हूँ तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला, कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर तो सवालिया निशान है, क्योंकि आपको चाहिए फुटबॉल टीम की तरह 11 पार्टियां, 11 लीडर सारे इकट्ठे आएंगे तब एक नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे पाएगा। तो तहसीन पूनावाला, 2 बार तो राहुल गांधी जी ने ट्राई किया, क्या इस बार कांग्रेस बड़प्पन दिखाएगी? क्या अपना अहंकार छोड़ेगी? और क्या किसी छोटे दल को, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, क्या उनको एक मौका देगी कि वो प्रधानमंत्री का फेस बनाए अपनी पार्टी से अपने लीडर को? बार बार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि मोदी वर्सेस ऑल। कोई मोदी वर्सेस ऑल नहीं। मैं मोदी जी का बहुत आदर करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, लेकिन मोदी जी खुद स्वयं, सुधांशु जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गठबंधन में, एनडीए का एक गठबंधन है। क्या मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं? रिज्जू ने बिल्कुल सही कहा। कह दे आज सुधांशु जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कह दे कि हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, जैसे रंजन जी ने कहा था। मोदी जी खुद लड़ते गठबंधन में,
और कहते हैं मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल। अरे ये सिंपैथी कार्ड बंद कीजिए, 8 साल से आप प्रधानमंत्री, देयर इज नो मोदी वर्सेस ऑल। अभी तो कह रहे थे आपके दोस्त नहीं है, अलायंस पार्टनर नहीं है, अब कह रहे हैं आप एनडीए में हैं, आप आपके भी इतने साथ देने वाले पार्टी है। सुधांशु जी, ये कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कोई कंफ्यूजन नहीं, अपनी बात समाप्त कर दूं फिर मैं जवाब देता हूं। सुधांशु जी 2 मिनट। मोदी जी के खिलाफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन बन रहा है, और ये गठबंधन इसलिए बन रहा है क्योंकि भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। देश को बढ़ाना है तो भाजपा को भगाना है, और सब लोग जान लिए कि सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। तो अब लोग दोबारा से ये गलती नहीं करने वाले। जो गठबंधन है वो 2 बार तो कर चुके हैं, आप कह रहे हैं तीसरी बार शायद रोकना है। देखिए, मैं ये बात मानता हूं तहसीन की बात कि राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि का मैं भी प्रशंसक हूं। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि अमेठी से बैठ के उन्होंने इतना दूर देख लिया कि मुझे वायनाड में जाके चुनाव लड़ना है, क्योंकि उससे दूर वो जा नहीं सकते थे, उसके बाद समंदर शुरू हो जाता। तो इतनी बढ़िया दूरदृष्टि जिसकी रही, उसे पता हो कि मेरे पैरों नीचे जमीन खिसकने वाली, तो मैं वहां चला जाऊं। तो ऐसे दूरदृष्टि का नेता निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक बहुत बढ़िया एसेट साबित होगा। दूसरा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अपने मुंह से बोला था कि यदि विपक्ष कहे तो मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने को तैयार हूं। याद करिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018। मगर हुआ क्या? वह कर्नाटक जहां कांग्रेस का सीएम था, बात की पीएम की, और रह गया डिप्टी सीएम। यानी चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बन के। और फिर याद करिए, बेंगलोर में यही कहा गया था, सब मिलके एक हुए थे। एक साथ बेंगलोर का दृश्य देखिए, बड़े बड़े नेता खड़े हुए थे, और बेंगलोर से एक जहाज टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ करने के बाद वो कहीं लैंड ही नहीं किया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तो ये तो 2019 में देख चुके हैं। और ये कब था? जब आप 3 राज्य जीत के आए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उसके बाद एक नहीं रह पाए। तो जनता की मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है मान्यवर कि आप सोचें कि 4 साल पहले की बात भूल जाएंगे। इसलिए यथार्थ को आप समझिए, और ईमानदारी से यदि आप प्रयास करें तब कुछ हो सकता है। आप कहें जनता से हम बताएंगे नहीं, फिर अचानक हम जेब में से एक निकालेंगे कुछ कि खरगोश निकलेगा या कबूतर। मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जैसे जादूगर कहता है ना, जब जादूगर शो खत्म होगा तब मैं निकालूंगा जेब से। तो जनता इस ढंग के झांसे में आने वाली नहीं है। मैं संजय कुमार जी के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि डेटा के मास्टर हैं वो। और संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस वक्त 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है एनडीए का, और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और अब ये दोबारा से चुनाव से 2 साल पहले या लगभग पौने 2 साल पहले एक बार फिर मुहिम शुरू हुई है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री के दावेदार कई आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस वक्त जो ग्राउंड पर सिचुएशन है, वोट के परसेंटेज पर, क्या ये सारे विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? और अगर ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है तो क्या वोट उसी तरह ट्रांसलेट होगा अरिथमेटिक की तरह, या कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में कोई ना कोई अड़चन जरूर है? देखिए, विपक्ष का एक साथ आना, इसमें पार्टियों को वोट कितना मिला 2019 के चुनाव में, या पार्टियों को विधानसभा चुनाव में कितना वोट मिला, इसका कोई असर नहीं है। इसका ये कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल पूछा, अगर मान लीजिए ये पार्टियां एकजुट होती हैं, गोलबंद होती हैं, अलग अलग राज्यों में अपना गठबंधन करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं, तो क्या ये अरिथमेटिक काम करेगा, या केमिस्ट्री भी कोई चीज होती है चुनाव में? आप इस बात का जिक्र कर रही थी अभी, और मैं भी मानता हूं अरिथमेटिक एक जगह है, लेकिन अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं, अलग अलग राज्यों को अगर देखें, अगर आप आंध्रा की बात कर रहे हैं, आंध्रा में 2 रीजनल पार्टियां हैं, बीजेपी वहां बहुत मजबूत नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, इन जगहों पे 2 बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, बीजेपी भी मजबूत है। गठबंधन इलेक्टोरल अरिथमेटिक के हिसाब से तो लगता है कि अगर यूपी में गठबंधन हो गया, अगर बिहार में गठबंधन हो गया, तो ये बीजेपी को परास्त कर देंगे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, गठबंधन बना, अरिथमेटिक इनके पक्ष में दिखाई पड़ता था, लेकिन केमिस्ट्री ने अरिथमेटिक को ट्रम्प कर दिया। और 2019 का लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे यूपी में, हम सब ने देखा। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई, कर्नाटक में भी ऐसी कहानी हुई। अलग अलग राज्यों को अगर आप देखें, जहां इलेक्टोरल अरिथमेटिक के हिसाब से लगता था कि अगर विपक्षी गठबंधन हुआ,
या कोऑर्डिनेशन हुआ विपक्षी पार्टियों में, तो बीजेपी को खतरा होगा, एनडीए पीछे चली जाएगी, वो एनडीए को ढकेल देंगे। ऐसा कई राज्यों में नहीं हुआ 2019 के चुनाव में। ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि गठबंधन की राजनीति में एक समय था 96 से लेकर 2004 या 2009 तक की राजनीति में, जब अरिथमेटिक काफी हावी होता था, केमिस्ट्री उतना काम नहीं करती थी। लेकिन आज अरिथमेटिक से ज्यादा केमिस्ट्री काम करने लगी है, और उसकी एक वजह शायद है लीडरशिप, नेचर ऑफ लीडरशिप। 90s का दौर ऐसा था जब रीजनल पार्टियों के नेता अलग अलग राज्यों में, उन्होंने सरकार बनाई तो थी, लेकिन जनता ने उनका स्वाद बहुत कम समय तक लिया था। अब पिछले 20 सालों में लोगों ने देखा है, इन पार्टियों ने जब अलग अलग जगहों पे सरकार बनाई और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार इन राज्यों में आई, उन्हें कुछ क्वालिटेटिव डिफरेंस दिखाई पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार से वो बड़े खुश हैं और बीजेपी सरकार ने बिल्कुल कुछ करिश्माई काम कर दिया, लेकिन जब वो कंपैरिजन करते हैं उन्हें लगता है कि शेड्स ऑफ डिफरेंस तो है। बीजेपी कम से कम दूसरे पार्टी की सरकार से थोड़ा बेहतर चलाती है, और ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास, वो है प्रधानमंत्री मोदी, उनकी छवि, उनकी ईमानदारी और उनका जो एक कमिटमेंट जनता को दिखाई पड़ता है देश के प्रति, ये केमिस्ट्री बनाने में मदद कर रही है। तो वापस उसी सवाल पे अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूं, अरिथमेटिक है, लेकिन केमिस्ट्री आज के चुनाव में अरिथमेटिक पर हावी होती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत सही कहा आपने सुधांशु। देखिए, मैं एक विश्लेषण देना चाहूंगा जो संजय जी ने कहा। देखिए, 90 से दशक से 2000 के दशक तक जानते क्यों रहा? भारत तब उभर रहा था, तो समाज में यह कहा गया कि एक गरीब तबका है, वो उसकी भावना और उसको उठाकर न्याय देने की बात कही गई। मगर अब पिछले 30 वर्षों में लोगों ने क्या देखा? तब उस समय यह था कि जातिगत एस्पिरेशन उठा और ये कहा गया अमुक ने तुम्हें स्थान नहीं दिया, ढिमा ने तुम्हें स्थान नहीं दिया। ये कह के जो नेता उठे, अब 30 साल में सारे युवाओं ने देख लिया कि उन्होंने नाम लिया जाति का और काम किया परिवार का, और देखते देखते उन सभी नेताओं के परिवार के लोग सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। और जो ये कहा जाता था इसने तुमको स्थान नहीं दिया, वो तुमको सत्ता नहीं देगा, सब जातियों ने एक दूसरे से गठबंधन कर लिया, यूपी से लेके, बिहार से लेके, दक्षिण भारत से लेके, अरे भाई उत्तर प्रदेश में एक दौर में दलित ब्राह्मण अलायंस हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ दलित। तो एक तो ये खत्म हो गया कि साहब कोई जाति ये कहे कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और दूसरा न्याय के दावेदारों के असली चेहरे भी सामने आ गए। इसलिए जो संजय जी ने कहा है ना, अब वो अर्थमेटिक बनाना बहुत आसान नहीं है। बिहार में कहते थे लालू जी गरीब गुरबा की सरकार है, गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। समाजवादी नेता मुलायम सिंह जी के परिवार की समृद्धि देख लीजिए, अन्य परिवारों की समृद्धि देख लीजिए। तो अब क्या हुआ, जब हम कहते हैं भारत की 2/3 जनता 35 साल से अधिक की है, तो अब वो पुराने जमाने के मंडल से पहले का दौर ही नहीं है उनकी स्मृति में। मगर अफसोस कि नेता अभी भी 1990 से पहले के माइंडसेट में जी रहे हैं। तो जो संजय जी ने कहा, मैं एक विश्लेषण के रूप में कह रहा हूं, इसलिए यह केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है, क्योंकि केमिस्ट्री में आया हुआ परिवर्तन वो देखते हुए भी नहीं देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और ये समय है पब्लिक के सवालों का, तो लेते हैं पब्लिक का पहला सवाल। बिलासपुर से पीयूष का सवाल है, अगर इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी नेता एकजुट हुए तो कहीं ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा जिसे कहा जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ? जवाब देंगे कार्तिक रेड्डी जी? नाविका जी, मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कहा था कि ऐसा संदर्भ आएगा देश में कि देश खुद एक नेता बनाएगी। एंड आई एम श्योर दीज आर नॉट कुक्स, दीज आर लीडर्स। ये लोगों को पता है किस तरीके को देश को चलाना है, किस तरीके से सियासती पार्टियों को जोड़ना है, जुड़ाना है। और मैं एक बात साफ साफ सुधांशु जी से ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं और जवाब भी चाहता हूं। मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात ने कहा था कि बीजेपी पार्टी डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स की तरफ, डाइवर्जेंस सियासत की तरफ मुड़ गई है, तो डिलीवरेंस की तरफ तो नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुधांशु जी एक शायरी से इसको डाइवर्ट कर दिए। मैं साफ साफ उनको पूछना चाहता हूं, किस बुनियाद पे आप 2024 की चुनाव जाने वाले हैं? क्या आप 80% वर्सेस 20%, कब्रिस्तान वर्सेस शमशान घाट, बुलडोजर, इस बुनियाद पे जाएंगे, या आपकी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लेके इस देश के लोगों के नहीं जाएंगे? किस बुनियाद पे आप वोट पूछने वाले
इस प्रश्न अच्छा का जवाब सवाल है। सुधांशु जी शायद जवाब हमको दीजिए। समझ में नहीं आता है, सीधा सीधा जवाब दीजिए। जी हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल सीधा। हमारे पास बुनियाद के इतने बड़े बड़े आधार हैं। 46 करोड़ लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, जनधन योजना आई। 50 करोड़ लोगों को मेडिकल स्वास्थ्य की सिक्योरिटी मिली आयुष्मान भारत के माध्यम से। उज्ज्वला योजना से उन सारी महिलाओं के हाथ में गैस आई। किसान सम्मान निधि सबको पहुंची, हर गांव में बिजली पहुंची। इतना ही नहीं, कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला। वो तो अपनी जगह है। ये पहली बार, ये पहले 8 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। इंडिया का स्टेट माइंडसेट, सॉफ्ट स्टेट हमने समाप्त किया और हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हमारे यहां बिल्कुल पारदर्शी ढंग से शासन हुआ। यह भी बता रहा हूं मान्यवर, जरा गौर फरमाइएगा, 2014 से पहले जानते क्या था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, हैदराबाद में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, नागपुर, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ, गया, पटना, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं, वो खत्म हो गया। उसके बावजूद धमाके करने वालों में कोई इशरत बेटी नजर आता था, किसी को जाकिर शांति का मसीहा नजर आता था, किसी को हाफिज साहब नजर आता था, किसी को ओसामा जी नजर आता था। वो सब समाप्त होकर दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में चला गया। तो हम गरीब कल्याण, अंत्योदय और राष्ट्रवाद, इन 2 मुद्दों के ऊपर आज देश हमारे मोदी जी के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से वह 2024 में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये हमारा आदर। रीजू दत्ता जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन पब्लिक का सवाल है। झारखंड से आनंद किशोर पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जब विपक्ष एकजुट नहीं हो सका, पीएम के चुनाव में नीतीश कुमार जैसे पलटने वाले नेता को लेकर कैसे एकजुट हो सकेंगे? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो पब्लिक पूछ रही है। रीजू दत्ता जी, फिर आप कहिए। मैडम एक बार फिर से बोल दीजिए नाविका जी, एक बार थोड़ा डिस्टर्बेंस है, एक बार सवाल प्लीज। पब्लिक का सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव में जब सब एकजुट नहीं हो सके तो पीएम के कॉन्टेस्ट में कैसे सब एकजुट होंगे? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में जितना आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी पार्टी तो एकजुट थी और ज्यादातर विपक्षी एकजुट थी। सिर्फ एक ही पार्टी के कुछ लोग थोड़े इधर उधर गए थे। तो मुझे लगता है कि वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला रात को घर आ जाता है, तो भूला नहीं कहते। तो राजनीति में 2 दिन बहुत बड़ा होता है। अभी तो 20 महीने हैं 2024 में, बहुत खेला हूं, बाकी है मैं। अच्छा, तो खेला होबे आबार खेला। तो मतलब जब पलटू राम मिला मिलू के आप खेल कर ही लेंगे। आपके लिए जनादेश जरूरी नहीं है, खेला जरूरी है। राजीव रंजन जी, जनादेश के बिना सरकार तो बन ही नहीं सकता। राजीव रंजन जी, पलटू राम, और ये मैं नहीं कह रही, ये पब्लिक का सवाल है कि पलटू राम जी पर कोई विश्वास क्यों करेगा? पब्लिक का सवाल है। मुझे लगता है कम से कम आप एक सम्मानित एंकर हैं और आपसे ऐसी भाषा की अपेक्षा हम लोग नहीं करते। मैं पढ़ रही हूँ, पब्लिक का सवाल है। राजीव रंजन जी, क्षमा याचना के साथ, नहीं, ये पब्लिक का सवाल नहीं है, ये अंधभक्तों के सवाल है। नहीं, ये तो लालू यादव जी का स्टेटमेंट है। माफी दिलवा दीजिए ना उनसे। बात बताना वो माफी मांग ले अपने बयान के लिए कि मैंने अब आगे से बोलिएगा सुधांशु जी। नहीं, सुधांशु जी कितना बोलिएगा? इस पूरे डिबेट में 40 मिनट तो आप ही बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को यही तय करना है कि किसी को नहीं बोलना है तो मत बुलाइए ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलते रहिए, आप बोलिए पर गलत आरोप मत लगाइए। यूट्यूब पर है ये सवाल, जाकर देख लीजिए। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को कहा। अरे मान्यवर, पलटू राम शब्द प्रयोग किया है लालू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने। अब आपके साथ आ गए तो माफी तो मांग ले एक बार। थोड़ा शर्म कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। आपने भी बिहार के डीएनए को गाली दी थी। हमने नहीं बोला, हमने उनको बोला है। तो आपके साथ है ना। बिहार के डीएनए को गाली आपके नेता नरेंद्र मोदी ने दी थी। नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए को गाली दी थी। क्यों नीतीश कुमार जी के साथ चले गए? क्यों चले गए? ये तो सवाल आप बताइए ना। बिहार के एक बात बताइए, क्या इनके पास मानवर मुख्यमंत्री बनने के लिए आप आए थे? हमारा मुख्यमंत्री नहीं था, आप मुख्यमंत्री कुछ भी है बताने के लिए? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, बताइए। कि इस देश ने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। जिस फौज को इन्होंने ढांचे को बदलने का काम किया है, ब्रिगेडियर उस्मान के उस करिश्माई युद्ध कौशल को सलाम कीजिए, जिसने 47 में कबायलियों और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का काम किया था। 62 में
चाहे जो भी स्थितियां रही राजीव हों, रंजन सारे जी, प्रदर्शन पब्लिक का 65 पब्लिक में के सवाल पर तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए देश के अनेक राज्य कांग्रेस के शासनकाल में भारत के गणराज्य में शामिल हुए। आपकी उपलब्धि क्या है? सामरिक जो मोर्चा है, उस मोर्चा पर सुधांशु त्रिवेदी जी एक फर्जी स्ट्राइक के सिवाय क्या है? विश्वास की बात पूछी है पब्लिक ने। एक मिनट, पार्टियां विश्वास कैसे करेंगी नीतीश कुमार जी पर? इस सवाल पर आपका कोई जवाब है? इस सवाल पर आपका कोई जवाब है? देश को आश्वस्त नहीं कर पाए। देखिए, इन्होंने नाम लिया, इन्होंने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम लिया, जो भारत की आजादी के बाद आर्मी के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, जिन्होंने कश्मीर में नौशेरा की लड़ाई लड़ी। भारतीय सेना में नौशेरा के शेर कहे जाते हैं। अरे एक बताइए सेकुलरिज्म का सूरमा जो ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे, आजमगढ़ के संजयपुर में जाके आतंकवादियों में सिजदा करते हैं। बताइए कौन गया ब्रिगेडियर उस्मान के घर? फिर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, सिर्फ भाजपा वाले गए? है कोई सेकुलरिज्म का सूरमा? जवाब बताइए। अपने लिए वोट मांगने के लिए। हाँ, यही है। आपको इशरत बेटी नजर आती थी, मगर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत के सपूत नजर नहीं आते थे। और नाम बता दीजिए, एक सेक्टर नेता का नाम बता दीजिए। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गए एक सेक्टर नेता का नाम। पब्लिक के सवालों का जवाब आप देंगे नहीं, आप सिर्फ वोटों में उलझे रहेंगे। तहसीन पूनावाला 30 सेकंड में पब्लिक का आखिरी सवाल है, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। राजस्थान से शिशुपाल का सवाल है, विपक्ष के नेताओं के नाम घोटाले में सामने आ रहे हैं। 2024 में जनता से क्या उम्मीद लेकर आप वोट मांगने जाएंगे? सवाल है पब्लिक का। विपक्ष के नेताओं के नाम घोटाले में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उन पर ईडी छोड़े हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं। कुछ अंदर से निकल रहा है ना, तभी तो कोर्टों से आपको ना बेल मिल रही है, ना आप अपने नोट छुपा पा रहे हैं। समाप्त कर दूं, मैं जैसे बोलता हूँ, अगर बीच में बोलना है तो फिर मैं चुप बैठ जाता हूँ। ये बात भी याद रखना चाहिए कि जब बार बार ये ताना दिया जाता है किसी को कि आप बेल पर हो, बेल पे माननीय अमित शाह जी भी थे, बेल पे ने तड़ीपार भी थे, वो भी छूट गए। गलत केस था, बीजेपी का आरोप है, कोई बात नहीं, ये भी छूट जाएंगे। अच्छा, गलत केस था, चलिए अच्छा हुआ आपने स्वीकार किया गलत केस था। नहीं, आपका आरोप नहीं, कोर्ट ने भी कहा है गलत केस था, जजमेंट पढ़ लीजिए। और वही जज आज गवर्नर बन गए, और वही जज फिर गवर्नर बन गए, वो भी बोल दीजिए। जिस एसआईटी के व्यक्ति ने जांच की, उस एसआईटी के व्यक्ति को हटकिए मत। किस जज का जजमेंट था भाई? वो तो गजब की बात आप करने लगे। कुछ फैक्ट चेक बिल्कुल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन गवर्नर बने और अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला या नहीं मिला? यही नहीं, जजमेंट में यह भी लिखा था कि यह केस पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप उसके चार्जेस ही नहीं फ्रेम कर पाए थे। व्यक्ति ने एसआईटी की जांच की, सबके पास। अच्छा, एसआईटी किसकी थी? कर दीजिए। एसआईटी आपके जमाने में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थी कि नहीं? तहसीन जी ऐसा मत बोलिए। आपके जमाने में केंद्र सरकार द्वारा गठित एसआईटी, उसमें गुजरात का एक भी अधिकारी नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में चल रही थी। सेंटर में गवर्नमेंट आपकी थी, उसके बाद भेले भर का प्रूव नहीं कर पाया अमित शाह जी को। कुछ बोलने लगते हैं। वही पुराने आरोप, वही पुरानी बात। 2024 में तहसीन पूनावाला जी, कुछ नया तो ढूंढिए, क्योंकि पब्लिक सवाल भी पूछ रही है और कुछ आपका एजेंडा भी जानना चाहती है। सिर्फ कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा ये काफी नहीं है। लोकतंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता, स्थायी होता है सिर्फ नंबर, संख्या बल। जिसके पास नंबर होगा सत्ता उसी की होती है। लेकिन इस नंबर को लाने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास मुद्दों का नैतिक बल हो। मेरा नजरिया यह है कि आज की राजनीति में नैतिकता शब्द का कोई मतलब नहीं दिख रहा। कल तक जब आप किसी के सहयोगी हो और उसके साथ जैसे कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं हो, ये आप कहते हैं। जब आप अलग होते हैं तो उसी को बुरा भला कहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि पब्लिक सब देखती रहती है। यूपी में 2019 का चुनाव अभी हाल में इसका उदाहरण है। जनता एक बार धोखा खाती है, बार बार नहीं। इंदिरा गांधी की 1980 में जबरदस्त वापसी उसका उदाहरण है।
इसलिए संख्या बल के लिए जब जनता के पास जाएं तो आपके पास नैतिकता का बल होना चाहिए ताकि जनता आप पर भरोसा कर पाए और सिर्फ